वालेकुम सलाम सर। लेक्चर स्टार्ट करें। और बच्चे क्यों थोड़े हैं? सर आ रहे हैं वो दूसरी क्लास से। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let us start today's lecture. Till now we have covered the first section of this chapter, that is the uh, branching instructions, and we have clearly seen the use of conditional and unconditional branching instructions in different examples. And we have also seen how to use these branching instruction in simple and nested loops, and how to estimate the machine code of an assembly code if it uses conditional or unconditional branches. Today we will start from the second section of this chapter, that is call instructions and stack of the PIC18 microcontroller. So if you have any questions from the previous section, you can ask them now, then we will proceed for the next section. एक्सक्यूज मी सर, ये जो पिछली स्लाइड है इस पर सर ज़रा आप जा सकते हैं? जी सर। सर इसमें मुझे एक कंफ्यूजन ये थी कि इसमें जिस तरह ये जो थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ बड़ी जी कम आ रही है। सर, आवाज़ आ रही? माइक। हेलो हेलो। हाँ जी। सर अभी आवाज़ ठीक आ रही? नहीं, आपकी रुक नहीं रही, बस कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलें। सर मैंने पूछना था कि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये ऊपर जो सर ये इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ इंस्ट्रक्शन का, तो हाँ सर जी। इसमें ये जो पहली जब हमें इसको लिखना होता है, जब हमने उसका वो कोड फाइंड करना होता है, सर जो हम पहले लिखेंगे वो ऑप कोड के लिए लिखेंगे, तो सर इसमें ये जो तीन जो नंबर्स हमें शो हो रहे हैं, जो 1110 और फिर से 4 1 है, फिर एक नीचे भी 4 1 है, हाँ तो जी। सर ये जो हैं ये हमारे यूज़ होंगे उसके लिए जो हमारा ऑप कोड होगा? हाँ जी, ये ऑप कोड है, ये इस इंस्ट्रक्शन के लिए फिक्स है। ठीक है। और सर इसमें जो दूसरा वो हमारा है, वो सर ये मतलब जो पहले दो ऊपर शो हो रहे हैं, फिर नीचे 3 शो हो रहे हैं, सर ये इनको कंबाइन करके जब लिखेंगे तो फिर हमारा वो बनेगा जो 20 बिट का वो बनता है हमारा। हाँ जी, आपने जी तो 20 बिट कैलकुलेट करना है ना, उसको स्प्लिट करके फिर उसके 8 बिट्स ऊपर लिखेंगे आप, और बाकी जो बच गए हैं 12 बिट्स वो नीचे आएंगे। और सर इसको जब हम लिखेंगे, मतलब जो पहले ऊपर का होगा वो अलग लिखेंगे, जो ऊपर का ब्लॉक है जब हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर सर जब हो जाएगा उसके बाद जब लिखना होगा हमें, हाँ जी, तो सर पहले प्रोग्राम मेमोरी के अंदर ना ऊपर वाले जो 2 बाइट्स हैं वो पहले आएंगे, ये वाले, और ये जो अगले 2 बाइट्स हैं ये बाद में आएंगे। वैसे आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसे बुक वाले ने लिखा हुआ, लेकिन उसका ये ध्यान रखें फिर अगला जो एड्रेस होगा वो आपका 4 बाइट्स के बाद आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं कि आपका एक ये प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस चल रहा है, ए के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने ये 2 बाइट्स लिख दी है, ये वाला, ठीक है। लेकिन आप ये सीक्वेंस तोड़ना नहीं चाह रहे, ए के बाद 2 इंस्ट्रक्शंस के बाद आपका प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस आता है सी, तो आप निचले 2 बाइट्स उधर लिख सकते हैं, ये वाले। उसके बाद आपकी अगली इंस्ट्रक्शन आएगी। लेकिन अगर आप इनको इकट्ठा लिखना चाह रहे हैं, फिर आप ये 4 बाइट्स इधर लिखेंगे और अगला एड्रेस आएगा आपका 4 के बाद, ये क्या बन जाता है, एफ, मेरा ख्याल।
ई बन जाएगा। ये एड्रेस है, ये प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस है। सर दोनों केस में ई होगा ना, वो तो जब अगर हम उस तरह भी लिखें तो अगला एड्रेस तब भी ई होना है। नहीं, अगर हम अगर तो आपने ये दो बाइट्स करके इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, फिर यहाँ तो एड्रेस ई होगा। एक इधर ए के बाद सी आया, फिर ई आया, इधर ए के बाद सीधा ई आ गया। यानी अगर आपने इंस्ट्रक्शन के चारों पार्ट्स एक ही लाइन में लिख लिए, लेकिन एक्चुअली मेमोरी के अंदर इस तरीके से काम होगा ये। ओके सर। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आपकी बुक के अंदर इसने गो टू इंस्ट्रक्शन दी हुई है ना, और उसका ऑप कोड और वो ऑपरेंड भी निकाला हुआ है, तो खुद निकाल के उसके साथ मैच करें, वो आपका सेम आना चाहिए। चैप्टर 2 में एग्जांपल दी हुई है इसमें। अच्छा, अभी हम ये आपके चैप्टर का दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, डेट आर द कॉल इंस्ट्रक्शंस एंड स्टैक। इसका आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। कॉल इंस्ट्रक्शंस आप यूज करते हैं एज एन इक्विवेलेंट टू सी फंक्शंस। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आप फंक्शंस को कॉल करते हैं, लेकिन उसमें आप कभी कॉल का कीवर्ड यूज नहीं करते, इसमें आप कॉल के इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे सब रूटीन कॉल करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज हम फंक्शन को सब रूटीन कहेंगे। So this is the basic instruction of the call instruction. It says it is used to call a subroutine, and we have two types of instructions available for calling a subroutine. The first one is call instruction and second one is relative call. R call is abbreviation of relative call. The difference between them is the first instruction is 4 bytes instruction and the second instruction is a 2 bytes instruction, and obviously there will be some compromise if the instruction size is reduced from 4 bytes to 2 bytes. That is the call instruction and relative call. There will be some compromise. And from the previous discussion that we have discussed the go to and branch instructions, you can easily figure out that what is the compromise if you use call and R call instruction. Can anyone give a hint? इसके अंदर क्या फर्क होगा? ये वही है जो गो टू और ब्रांच इंस्ट्रक्शन का है। गो टू जो है ना एब्सोल्यूट जंप लेती है, जिस तरह कॉल से आप कहीं भी आपकी सब रूटीन पड़ी है पूरी 2 मेगाबाइट की प्रोग्राम मेमोरी स्पेस में, तो आप कॉल से उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहीं करीब पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप रिलेटिव कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कवरेज रेंज कम है। ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, आपकी बुक में इसने सिर्फ कॉल इंस्ट्रक्शन की ये फॉर्मेट दिया हुआ है, रिलेटिव कॉल का आपको डाटा शीट से देखना पड़ेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन एंड इट इज सिमिलर टू द गो टू इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर भी आपके पास ये 2 बाइट्स का ऑप कोड है, उसके बाद 1 बाइट का ऑप कोड है, और जिस एड्रेस की सब रूटीन आपने कॉल करनी है, ये 20 बिट एड्रेस आएगा। एक्चुअल एड्रेस 21 बिट है, लेकिन एलएस भी आपने उसकी डिस्कार्ड कर देनी है। और ये नीचे उसने इसका पूरा स्प्रेड करके स्ट्रक्चर दिया है। So when we talk about a call instruction, then it is always connected with stack and stack pointer. Now we will see what is the function of a stack in a PIC18 and what is its role while executing a assembly code and calling a subroutine. It says stack is another 21-bit LIFO memory. It is used by the call instructions to come back after execution of the call subroutine, and stack pointer registers stores pointer to stack memory. तो इसमें ज़रा ये समझने की कोशिश करें स्टैक का फंक्शन क्या होगा। जब भी आप कोई सब रूटीन कॉल करते हैं ना, और सब रूटीन को आप लेबल से कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आगे आ रही है, तो आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी है, साथ लेबल लिख दिया, कॉल के बाद आप वो लेबल मेंशन कर देंगे, तो वो आपका जो प्रोग्राम है उस सब रूटीन को कॉल करेगा।
अच्छा, इसमें पहले तो होता था गो टू से आप किसी एड्रेस के ऊपर चले तो जाते थे, लेकिन आपने वापस भी गो टू इंस्ट्रक्शन से आना होता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉल की इंस्ट्रक्शन हमेशा यूज होगी रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के साथ। इधर बेशक आप लिख लें इट वर्क्स विद रिटर्न इंस्ट्रक्शन, बल्कि ये लिखा हुआ शायद मैं पढ़ना भूल गया, और ये हमारे पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, RET या RETU है, ये हम आगे कोड में जाके देखेंगे। तो ये कहते हैं जब आप किसी सब रूटीन को कॉल करते हैं उसका जो एड्रेस है जहां से उसने जंप किया, ठीक है, तो वो इधर आ जाएगा आपके पास स्टैक के अंदर, इस लोकेशन पे, ठीक है। ये वो एड्रेस है जहां पे आपने वापस आना है, ये वो एड्रेस नहीं है जिस पे आपने जंप किया, ठीक है। क्योंकि सब रूटीन ये फंक्शन इसी तरह जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको मेन प्रोग्राम में वापस भी आना होता है। तो ये जो स्टैक मेमोरी है ये हम यूज करेंगे इस पर्पस के लिए कि ये आपको बताएगी आपने किस एड्रेस लोकेशन पे वापस आना। एंड इफ आई शो यू दिस स्टैक इन द आर्किटेक्चर ऑफ द पिक, इसको हम एक बार आर्किटेक्चर के अंदर भी देख लेते हैं कि ये किस जगह पे है। ये हमारे पास आर्किटेक्चर की डायग्राम थी, और इसमें इस पॉइंट पे आपको ये 31 लेवल स्टैक नजर आ रहा है। दिस इज द नाउ कंपोनेंट अंडर डिस्कशन, 31 लेवल स्टैक। You can easily see it in this architecture diagram. So I think the function of the stack is clear. And what is the stack pointer? It will actually give you the number of addresses in the stack. For example, there are 2 addresses in the stack, then the value of stack pointer will be 2. And it says the stack pointer increments as information is pushed into the stack, and it decrements as the information is popped out of the stack. And the second point to note is that stack is a LIFO memory. It is a last in first out, and we will see its role in when we will calling nested subroutines. So this is the example in which we have used a call instruction to call a subroutine. Let me read the statement of this example. It says toggle all the bits of the SFR register of port B by sending to it the values 55H and AAH continuously. Put a time delay between each issuing of data to port B. So let us see how it has used the call instruction in this example. So this is the these are the directives in which it is starting the program from memory location 0H. This is the first instruction. It has initialized the port B with byte 55H. Then this is the instruction of our interest, that is the call instruction. And when it will call the subroutine delay, this is the subroutine that you have started from another program memory location. Please also note this starting address of the subroutine. It is different from the starting address of the main routine. This was your main program which was starting from 0, but this is subroutine which is starting from 300 hex, and it is the address in program memory space. This is label of the subroutine. In this code, it is actually introducing some time delay. You can see that it has used no operation instructions, and it is using a loop to introduce some time delay. So when you will use this return instruction at end of a subroutine, then what will happen? It has jumped from here to here. Then when you call this instruction, that is the return instruction, what will happen? It will jumps from here back to here.
the next instruction, that is the move LWAA. So this is the flow of execution of this code, and it will automatically return to this instruction using the return instruction, because address of this instruction has been pushed into this stack. So I hope this example is clear. Excuse me, sir. Are there any questions? सर ये जो NOP है सर, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा पंखा बंद करूं, आपकी आवाज बड़ी स्लो है। हाँ जैन, दोबारा क्वेश्चन करना। सर ये जो NOP लिखा हुआ है सर, ये NOP इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? NOP इंस्ट्रक्शन का मतलब है नो ऑपरेशन। अगर आपने अपने कोड के अंदर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का डिले डालना है ना, यानी काम कोई नहीं करना, बस एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का डिले डालना है, तो हम ये नॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इट स्टैंड फॉर नो ऑपरेशन, इट वेट्स क्लॉक साइकिल्स। तो अक्सर जो टाइम डिले सब रूटीन है उनके अंदर ये डाला जाता है डिले डालने के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस इंस्ट्रक्शन का आपका एड्रेस 0 है, इसका 2 है, इसका 4 है और इसका 8 है। ठीक है, तो जब आप कॉल करते हैं डिले को, जो कि पड़ी हुई है 300H के ऊपर, और वापस आपने किस एड्रेस पे आना है, 8 पे, तो स्टैक के अंदर कौन सा एड्रेस जाएगा हमारी इस एग्जांपल के अंदर, 0x8। ये एड्रेस स्टैक मेमोरी में चला जाएगा। जब आप कॉल करेंगे ये पुश हो जाएगा, और जब आपकी रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये एड्रेस इधर से डिलीट हो जाएगा, और जो स्टैक पॉइंटर है, ठीक है, वो वापस 0 पे आ जाएगा। जब आप ये एड्रेस पुश होगा तो ये 1 पे जाएगा स्टैक पॉइंटर, और फिर ये वापस 0 पे आ जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए कॉल एंड return instruction in an assembly code. कोई और सवाल है इसमें? सर जो इसमें ये वाली इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिले की हैं, इनको सर एड्रेस कोई असाइन होंगे जो? बिल्कुल हाँ, इसको एड्रेस असाइन होंगे जो इधर से स्टार्ट हो रहे हैं प्रोग्राम मेमोरी में 300 से। फॉर एग्जांपल अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ना आपकी मूव LW, इसका एड्रेस क्या होगा हेक्स में 300, इसका एड्रेस होगा 302, इसका इसी तरह होगा 304, इसी तरह आप आगे चलते जाए। ओके सर, ठीक है ना। तो इसका भी आप इसी बड़े आराम से इसका पूरा मशीन कोड लिख सकते हैं। इसमें बस एक नई इंस्ट्रक्शन आई है कॉल और डिले। तो आपने जब इसका मशीन कोड लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे इस इंस्ट्रक्शन का कॉल डिले। ये जो आपको टेम्पलेट दिखाया कॉल इंस्ट्रक्शन का, इसमें के की जगह पे क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केज? K is in effect equal to 0x300 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। ये आपकी K की वैल्यू आ जाएगी। सर लेफ्ट शिफ्ट 1 का क्या सर मतलब है जी? इसका ये मतलब है कि आप LSB को डिस्कार्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 300 की पूरी बाइनरी लिख ली है ना, तो उसकी LSB को डिस्कार्ड कर दें, और K0 जो है आपका वो दूसरी बिट है। 300 की बाइनरी है, it is a 21 bit value but you have to start from the second bit. K0 is in fact is the second bit. ये आपको हर केस में करना पड़ेगा, चाहे आप गो टू की इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे कॉल का। इसमें आपको राइट शिफ्ट बाय 1 करके जो K की वैल्यू है वो इधर डालनी पड़ेगी। इसके लिए मैं फिर रेकमेंड करूंगा आप ये कैलकुलेट करें गो टू इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड, और इसको चैप्टर 2 की एग्जाम्पल के साथ मैच करें।
जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको ये क्लियर नहीं होगा। से पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट करना है। हाँ, इसमें तो दिया हुआ ना, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि एड्रेस स्टार्टिंग 300 है, तो 300 को राइट शिफ्ट देना, उसके बाद के की वैल्यू इधर आ जाएगी, K0 to K90। अच्छा, इसमें मजीद कोई सवाल? ओके, कमिंग टू द मशीन कोड ऑफ दिस एग्जांपल। ये देखें, इसने एक एग्जांपल का पूरा मशीन कोड दिया हुआ है और आपको ये भी बताया कि जब आप कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं देन व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो ये बता रहा है बिफोर द फर्स्ट कॉल द स्टैक पॉइंटर इज 0 and there is no content or data in the stack memory. This is the stack memory. It has shown only 4 locations, but actually there are 31 locations in this stack memory. These are this depth of the stack is, in fact it is architecture dependent. ये जो स्टैक की डेप्थ है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको क्या चीज बताती है? इसके अंदर दूसरा एड्रेस कब आएगा? अगर आप इस एग्जांपल में देखें, ये देखें जब आपने कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है ये वाली, ठीक है, कॉल डिले, ठीक हो गया, तो क्योंकि इसने वापस इस एड्रेस पे आना है 8 के ऊपर, तो इसने 8 को पुश कर दिया है। ठीक हो गया, और जब ये इधर वापस आ चुका है आफ्टर रिटर्न, तो इसने इसको डिलीट कर दिया, स्टैक पॉइंटर वापस 0 पे आ गया। इसी तरह जब इसने कॉल दोबारा सब रूटीन कॉल किया डिले की, अब इसने वापस आना एड्रेस 10 के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो इसमें स्टैक में लिखे हुए हैं, ये तो लाइन नंबर नहीं लिखे हुए उसने? हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, ये लाइन नंबर है, ये एड्रेसेस है आपके। ये एड्रेस 8 के ऊपर आना है जो इधर ये दिखा रहा है, और यहाँ इसने एड्रेस 10 के ऊपर आना है जो ये इधर दिखा रहा है। These are the line numbers in decimal. गुड जैन, जैन जाग रहे आ जाए। तो इस एग्जांपल के अंदर अब जो आपको ये क्लियर करना चाह रहा है कि स्टैक का डाटा जो है किस तरह चेंज होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू किस तरह चेंज होगी, और इन इंस्ट्रक्शंस का मशीन कोड इसने वैसे ही एज ए बोनस दे दिया। ये सारा आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। तो इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा हाँ, अब मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक ही एड्रेस स्टैक के अंदर गया है। ये स्टैक जो है आपका, इसमें डाटा इंक्रीज कब होगा और ये ओवरफ्लो कब होगा? स्टैक ओवरफ्लो इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम when a software is executing in any microprocessor or microcontroller। स्टैक ओवरफ्लो का एरर कई बार आता है, तो आपको इधर ये पता होना चाहिए कि इनफैक्ट पीछे बैकग्राउंड में हुआ क्या जिसकी वजह से स्टैक ओवरफ्लो कर गया। तो कोई बंदा इधर बता सकता है कि स्टैक आपका ये कब फुल होगा, ओवरफ्लो कब होगा? एनीवन? सर जब आप मल्टीपल कॉल इंस्ट्रक्शंस डालते जाएंगे तो फिर वो जब उसकी लिमिट पे पहुंच जाएगा उसके बाद फिर वो ओवरफ्लो कर दें। हाँ, ये देखें, इसमें इसने 2 बार कॉल किया, लेकिन आपका एड्रेस सिर्फ एक बार गया है। इसकी क्या वजह कि ये दीज आर एक्चुअली 2 डिफरेंट कॉल।
But if you use call instruction in some nested fashion, for example, you are calling a subroutine inside a subroutine, इसको कहते हैं nested subroutines, nested calling, जिस तरह आपने nested loops देखे थे ना, तो जब आप nested calling यूज करेंगे तो उसके अंदर मल्टीपल एड्रेस स्टैक में आना शुरू हो जाएंगे और ये ओवरफ्लो कर सकता है। तो अगली हम ये एग्जांपल पे आते हैं। So it is telling you a way how to call many subroutines from the main program. So this is the procedure. ये आपका मेन प्रोग्राम है जिसमें आप डिफरेंट सब रूटीन्स कॉल कर रहे हैं। इधर आपके पास सब रूटीन्स का कोड आता जा रहा है। हर सब रूटीन रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के ऊपर खत्म होगी। दिस इज एंड ऑफ सब रूटीन 1, दिस इज लेबल ऑफ सब रूटीन 2, दिस इज एंड ऑफ सब रूटीन 2, और यहाँ आके आपका कोड एंड हो जाता है। लेकिन इस केस में भी आप ये जितनी सब रूटीन इस तरीके से डालें, स्टैक ओवरफ्लो नहीं करेगा। स्टैक ओवरफ्लो कब करेगा उसकी एग्जांपल बुक में है नहीं, लेकिन मैंने आपको दे दी है। बल्कि एक बार बुक के अंदर चेक भी कर लें, शायद आपको इसकी कोई एग्जांपल मिल जाए। एक मिनट मुझे चेक कर लें। नेस्टेड कॉलिंग की एग्जांपल इसमें होनी चाहिए। ये आ गई है आपकी एग्जांपल, कॉलिंग मैनी सब रूटीन्स फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। अच्छा नहीं, ये तो हम कर चुके हैं, ये भी नहीं है। रिलेटिव कॉल की एग्जांपल है, ये इसने दी हुई है, इसको भी देखें। अच्छा, इसने नेस्टेड कॉलिंग की एग्जांपल नहीं दी हुई बुक में, लेकिन उसका फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। वो क्या है कि जैसे ये आपका कोड चल रहा है ना, ये जो एग्जांपल हमने इधर दी है, नेस्टेड कॉलिंग के अंदर क्या होगा, ये आपकी एक सब रूटीन का कोड स्टार्ट हो गया है इधर से। इसमें आप इधर जाके लिख देते हैं कॉल सब रूटीन 2 इस सब रूटीन के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड कॉल। अब इस केस में आपका जो स्टैक है इसमें दो वैल्यूज जाएंगी। ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होगी, जहां पे इस सब रूटीन ने रिटर्न करना है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसने अगली इंस्ट्रक्शन पर रिटर्न करना होगा, तो उसका एड्रेस स्टैक के अंदर चला जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आके आपके इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन खत्म हो जाता है, दैट इज द कॉलिंग ऑफ सब रूटीन्स। एनी क्वेश्चंस? So coming to the last section of this chapter, that is the program execution timings calculation. तो इसके अंदर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कोई भी असेंबली का कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो आपने किस तरह निकालना। सो इट सेज दैट व्हेन यू calculate the execution delay of a assembly code or any subroutine, there are two major factors on which this delay depends. The first factor is the crystal frequency, which is usually in megahertz, and the second factor is microprocessor instruction execution cycles, which depends on pipeline or non-pipeline architecture. In PIC 18 we have pipeline architecture, and the second factor on which this execution cycle depends, it is the instruction size. So if the instruction is 2 bytes, then it will take less cycles as compared to a 4 byte instruction. Then it says the one instruction or machine cycle corresponds to 4 periods of the clock. This is a very major factor that we will be using in calculation of delays. It says that if you have, for example, a 4 megahertz clock,
then what will be the execution frequency of the instructions? It will be 1 MIPS. Then it says 2 bytes and 4 byte instructions take 1 or 2 machine cycles. So one machine cycle is equal to 4 clock cycles. This is very important expression that you will use in the calculations of time delays. Then it says the branch instructions are exceptions. We will see how to calculate time delay if you are using the branch instruction. सर ये 1 machine cycle लिखा हुआ is equal to 4. हाँ, ये मैंने लिखा है 1 machine cycle. सर is equal to 4 clock cycle. 4 clocks. And this is the table that has been taken from the data sheet of the microcontroller. तो इसके अंदर आप देखेंगे पहला ये टेबल हम पहले भी देख चुके हैं, आपको मैंने चैप्टर 2 में दिखाया था. इसके अंदर हमने ये कॉलम इग्नोर कर दिया था, नंबर ऑफ साइकिल्स. अब आप देखेंगे कि इसने इसके अंदर बताए हुए हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल ले रही है. ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन सिंगल साइकिल, ये मशीन साइकिल है, ये भी नोट करें. इट इज द मशीन साइकिल, इट इज नॉट द क्लॉक साइकिल. This column shows the number of machine cycles. So this instruction uses 2 machine cycle, that is 8 clock cycles. And again these instructions are using 1 machine cycle, and the return LW, this instruction will use 2 machine cycles. So the complete table is given in the data sheet of the microcontroller. Now coming to an example that shows the time delay of different instruction. So इसमें अब जो सबसे important point है ना कि हमने execution जो cycle है उनको time से relate करना है. ये तो कहता है कि ये machine cycle है, लेकिन सवाल इधर ये कि ये कितने माइक्रोसेकंड में टाइम बनेगा. तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपका एक मशीन साइकिल कितने माइक्रोसेकंड का. ये आप कैसे निकालेंगे? ये तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल है ना, लेकिन सवाल ये कि ये कितने माइक्रोसेकंड के इक्वल है, ये कैसे पता लगेगा? हाँ जी, वही काम जो इसने किया है. ये कहता है कि आपकी जो मूव LW इंस्ट्रक्शन है ये एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लेगी और टाइम एग्जीक्यूशन इसने निकाला 1 माइक्रोसेकंड. इसमें ये एक स्टेप मिस कर गया, वो क्या है? ये 1 माइक्रोसेकंड कहाँ से है इसके पास? इसने एज्यूम ये किया, जो इसने कैलकुलेशन इधर नहीं शो की ना, कि आपकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है इट इज 4 मेगाहर्ट्ज. इसका मतलब है जो आपका क्लॉक का टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? 1/4 मेगाहर्ट्ज. और आपको पता है कि आपका जो एक मशीन साइकिल है इट इज एक्चुअली 4 टाइम्स द क्लॉक साइकिल. सो 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल, 1 machine cycle is equal to 4/4 megahertz, which is equal to 1 microsecond. So that is why it is multiplying this factor with every instruction cycle count. और अगर आप इस टाइम को कम करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम है माइक्रोसेकंड ये कम हो जाए. इसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ जैन, am I audible?
यस आवाज जा रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा ये है, ये आपको कैलकुलेशन सारी समझ आ रही है, हम क्या करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है अगली क्लास का लेक्चर का टाइम शुरू हो गया, आपकी अटेंडेंस भी रहती है, मैं अटेंडेंस ले लूँ 1 मिनट आपकी, बाकी इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ज़हर अहमद, अब्दुल रहमान, इब्तिसाम अहमद, आयशा बाबर, प्रेजेंट। मलिक सलमान, फैसल अरशद, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, सलमान हसन, राहील फयाज, प्रेजेंट। इरफा फसीह, प्रेजेंट सर। मदीहा उमैर, राना हसनैन, प्रेजेंट सर। मदीहा प्रेजेंट। हाफिज मुसब, मोहम्मद अवैस, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर वकास, प्रेजेंट। सलाम नबी, रिजवान नबी, प्रेजेंट सर। हमजा अतीक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर सिद्दीक, हसन रजा, गुलाम नबी प्रेजेंट। सर जैन खान अरशद, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शायान, मोहम्मद राफे, प्रेजेंट सर। मशहूद अहमद, मोहम्मद फैजान, हसनैन अनवर, फाहद आरिफ, प्रेजेंट सर। मुशर्रफ रियाज, प्रेजेंट सर। उसामा कलीम, अली जाज, प्रेजेंट सर। सरफरान नंबर प्रेजेंट। एजाज हुसैन, प्रेजेंट सर। उमार अहमद, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद फैजान प्रेजेंट। एहसन इकबाल, प्रेजेंट सर। हसन काशिफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। गुलशेर प्रेजेंट। मुसब महबूब, प्रेजेंट सर। लियाकत नसीम, मोमिन अदनान, प्रेजेंट। जिशान अली, मरियम मुमताज, लियाकत प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। कुर्रत उलैन, प्रेजेंट सर। सर हमजा तंबूर। सर जिशान अली रहमान। एड्रेस लगा देंगे नहीं दोस्तों। जिशान अली प्रेजेंट, सर सामा कलीम प्रेजेंट। यस सर। और कौन है? सर नंबर सैयद सलमान। सैयद सलमान। अच्छा, अभी आप मुझे अपना नाम चैट बॉक्स में लिख के भेज दें, दूसरी क्लास स्टार्ट होगी।